प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लैक्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का दूसरा खंड, यानी चैप्टर 1 का खंड क प्राकृतिक संसाधन। आज भी वन शॉट होने वाले हैं और पहले वीडियो जिस प्रकार से आप देखे हैं उससे भी बेहतरीन आज क्लास होने वाला है और इससे बाहर कोई चीज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वह वन शॉट कहने का है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। क्रैश कोर्स नहीं समझिए, यह फुल कोर्स समझिए, यह फुल कोर्स की तरह। और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है 5 भागों में विवरण है। पहला चैप्टर, सिर्फ चैप्टर 1 में आपका पहला पेज देखेंगे तो उसमें लिखा है भारत संसाधन और उपयोग, बता दिए। और वही खंड क में आपका लिखा हुआ प्राकृतिक संसाधन। खंड ख में पढ़ेंगे हम लोग जल संसाधन। खंड ग में पढ़ेंगे हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। और खंड घ में खनिज संसाधन। और खंड घ में 9 में पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। यह 5 चैप्टर में विभाजित है। कौन? चैप्टर 1। तो हम लोग सबके वन शॉट में ही कवर करेंगे, कोई बड़ा चैप्टर करने की जरूरी नहीं है और कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। आप अन्य कोई भी कोचिंग में आप जाइएगा, चाहे हो कोई भी चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा, कम से कम 10 घंटा 15 घंटा का वीडियो आता है, तब एक चैप्टर समाप्त होता है। जबकि मैंने वन शॉट में खत्म किया और मेरा दिया जो पढ़ाया गया आप लिख के उसका पढ़ाया गया, आप मिलाइएगा तो ये हूबहू रहेगा, इसमें कोई भी चीज छोड़ा गया नहीं है। फुल सिलेबस आपका कवर किया गया है। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जब तक थक जाओगे, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। मतलब जब थक जाइए आप लोग तो आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जो हार मान गया वह अपना मंजिल नहीं पा सकता है। इसलिए देरी ना करते हुए हम लोग पहला चैप्टर खंड ख का हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन। हमने पहला चैप्टर का पहला खंड पढ़ चुका है, जिसका नाम था भारत संसाधन और उपयोग। संसाधने के बारे में सब कुछ है। यह क में प्राकृतिक संसाधन है, ख में जल संसाधन है, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। उससे पहले प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, जबकि हम पिछले चैप्टर में बताए, फिर से बताते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस के बात करें हम लोग, प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक अजैविक घटक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर जीव रहता है उसे जैविक घटक, और जहां पर जीव नहीं रहता अजैविक घटक, जिसका प्रयोग मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु किया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। समझ गए? देखिए, प्राकृतिक संसाधन हम किसको कहें? प्राकृतिक में पाए जाने वाला जितना भी जैविक एवं अजैविक घटक है, जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के दिया देन है। यह क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जब तक प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद है तभी तक मानव का भी अस्तित्व है, नहीं तो मानव भी समाप्त हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संसाधन में मान लीजिए जल और हवा आपको नहीं रहे तो क्या कोई जीव मानव रह सकता है? नहीं रह सकता है, कभी संभव नहीं है। इसलिए यह कहा गया है जब तक प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी या संसार में उपलब्ध है तभी तक मानव का अस्तित्व है, नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आगे आइए हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि इन संसाधन की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? पृथ्वी संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि यह सारी प्राकृतिक संसाधन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। इसलिए इसे अर्थ रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। यही याद रखेंगे बहुत सुंदर से, भली भांति। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन में सबसे सुंदर चीज मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के बारे में आप लोग भली भांति जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम बताना पड़ेगा, आप सब कुछ जान रहे हैं। मिट्टी क्या है यानी मृदा क्या है। तो हम कह सकते हैं
जो खेत में पाया जाता है मिट्टी होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा दीजिएगा। समझिए, मिट्टी तो सब जगह रहता है, घर के नीचे भी रहता है, सब जगह रहता है। आप रोड पर चलते हैं वहां पर भी मिट्टी रहता है, तो हम वहां परिभाषा देंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम एवं बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों की मुद्रा करते हैं। समझ गए, पृथ्वी पर जो छोटे या मोटे कण होते हैं, उस जो कार्बनिक और अकार्बनिक का मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। साफ शब्द में हम कह सकते हैं मिट्टी किसे कहते हैं या मृदा किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मोटे मध्यम जो मोटे मोटे कण होते हैं या बारीक कण होते हैं, जिसमें कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। इतना नहीं आप लिख सकते हैं तो आप इतना तो लिख सकते हैं, असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, पतली परत को मृदा कहते हैं। सबसे लिखेंगे पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला परत को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। लिख सकते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इतना बात आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं बिना कोई बेहिचक के। समझ गए, मिट्टी के ऊपरी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी कहते हैं। बस मिट्टी का परिभाषा हो गया, मृदा का परिभाषा हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ आपको एक फिगर लगा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, यह पूरे पृथ्वी में 43% मैदानी भाग है जिस पर खेती होता है, मनुष्य रहता है। समझ गए, 100% पृथ्वी है, इसका 43% मैदानी भाग है। और यह देख रहे हैं, यह जो है 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। याद रखेंगे, यह पर्वत है, पर्वत पहाड़ पठार है, जैसे हिमालय पर्वत है। और यह पठार है, 27% भाग पर क्या है, पठार है। यानी 43% पर ही हम लोग रहते हैं और खेती करते हैं, सब कुछ है। समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे बहुत सुंदर से। तो अच्छा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैदानी भाग पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, 43%। पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है, तो 30%। और पठार 27%। पर्वत और पठार थोड़ा सा का अंतर है, यानी 3 का अंतर है, वो थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, आगे आइए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट VVI कहिए, VVI सवाल या कहिए, यह पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आप बता भी सकते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। कोई बेहिचक बिना कुछ सोचे आप इसका जवाब दे सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हम लोग करेंगे। जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें, प्राकृतिक कारक, जैसे जब पृथ्वी में के चट्टान पाया जाता है, हिमालय पर्वत पाया जाता है, पहाड़ पाया जाता है, कोई प्राकृतिक कारक जैसे हवा, तूफान, वृक्षों के जड़ आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। कितना आसान है। आप देखिएगा, बारिश खूब कराकदबर बारिश हो रहा है, पत्थर पर पड़ रहा है, तो छोटा छोटा कण में वह टुकड़ा हो जाता है, वह नदी के द्वारा बहाव होकर मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, तो जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लगता है। समझ गए, तो आप ऐसे कह सकते हैं मिट्टी का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों को प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्षों के जड़, सिर्फ 2 ही लिखिएगा, वर्षा और तूफान के प्राकृतिक कारण के कारण टूटकर निर्माण होता है। टूटकर छोटे छोटे में टुकड़ों में टूटती है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। इतने बड़ा भी नहीं लिखिएगा। जब लिखिएगा पृथ्वी के बड़े बड़े चट्टान, पृथ्वी पर जो उपलब्ध है चट्टान, वह कोई प्राकृतिक कारण जैसे वर्षा और तूफान के कारण छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। करोड़ों वर्ष पहले कैसा था, पृथ्वी पूरा कठोर था, सिर्फ पहाड़ी था। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पत्थर को पिघलाकर सतह पर लाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह चट्टान भूकंप अथवा भूचाल से छोटी छोटी पत्थरों में टूटती रही। इस प्रकार बड़ी चट्टानें सूर्य, जल, वायु, हिमखंड, वृक्षों की जड़, भूखंड, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और नियंत्रण चलती रहती है। यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। देख रहे हैं,
आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं कि यह पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण बहुत समय पहले से चल रहा था। पहले पृथ्वी कठोर था, धीरे धीरे उसमें वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी के आने से वह पत्थर जो है छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो गए। वही छोटे छोटे टुकड़े बाद में मिट्टी में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसमें परिवर्तन होने में बहुत बड़ी समय का लगा, इसलिए हम इसको कहते हैं मिट्टी। समझ गए? जिस पर आप लोग खेती करते हैं, रहते हैं मैदानी भाग में। उसके बाद क्या लिखल है? मिट्टी के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही भी है कि मिट्टी कितना प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्स में। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, काली, लाल एवं पीली मृदा यानी मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं, वह भी पढ़ेंगे। काली मिट्टी का भी रेंगुन मिट्टी कहते हैं। सब मतलब अभी हम इसको डिटेल्स में देखेंगे आगे, अभी आप सिर्फ प्रकार देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम इसको देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, सुन लीजिए। जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। विस्तृत रूप से फैली हुई यह सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं नदी है, नदी के बगल में ही ये सब मिट्टी जो देख रहे हैं, यह सब जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी भी इसको हम कह सकते हैं। यह नदियों द्वारा लाया जाने वाला बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। तो इसको आप बहुत सुंदर से एक नोट की तरह बना लेंगे। अगर हम बात करें तो ऐसे बनाइएगा, याद करने के लिए यहाँ लिखिएगा मिट्टी का नाम। इस कलर में लिखेंगे तो दोनों एक ही कलर हो जाएगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाइए। यहाँ आप लिख सकते हैं मिट्टी का नाम। देखिए जैसे हम लिखते हैं मिट्टी का नाम, भारत में कितना एकड़ में फैला हो, भारत में कितना एकड़ में फैला है, में फैली है। तीसरा चीज बनाइए, इसमें कौन सा फसल होता है, कौन सा फसल होता है, और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह 4 चीज आप इस तरह से बढ़िया से पूरा खटाल बना के आप लोग बना लेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए यह जो है मिट्टी का नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा लिख दिए। अब हम बात करें हम इसमें कि जलोढ़ मृदा हो गया। अब आइए ये कितना हेक्टेयर में फैला है, 6.4 करोड़, 6.4 करोड़, 4 करोड़ हेक्टेयर में। समझ गए? हेक्टेयर में फैला है, याद रखेंगे। इसमें कौन कौन सी फसल होता है सब लिखा गया है, वह सब लिखे। देखिए गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा मृदा में से कीजिएगा, यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है वह भी है। देखिए राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्य में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात के तटीय इलाके में लिखेंगे। राजस्थान, गुजरात के तटीय भागों में यह मिट्टी पाया जाता है। इस प्रकार से आप खटाल बनाकर सारा 6 मिट्टी का याद करेंगे, तब आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पर विश्वास कीजिए और ऐसा आप लोग करेंगे। समझ गए? और जहां बैठते उठते हैं वहां चिपका ले। आगे पढ़ देते हैं। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों से मिलती है। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ का दियारा भूमि भी कहते हैं। उत्तर बिहार में जो है
जहां पर बालू ज्यादा है उस जलोढ़ मिट्टी को दियारा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। यह मक्का की खेती होती के लिए प्रसिद्ध है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के किनारे जो बलुई मिट्टी होता है मक्का के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन सी के लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। तो आप मक्का यहां लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं इसको, मक्का के लिए प्रसिद्ध है। मक्का की खेती के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है, लिख सकते हैं। मेन पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी, बहुत सुंदर से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए यह काली मिट्टी का चित्र है। काली मिट्टी में क्या होता है? दरार फट जाता है, देखते हैं यह पूरा दरार फट जाएगा। तो हम कहेंगे काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा है, हम बताए थे, याद रखेंगे। कौन सा मृदा है? रेगुन मृदा है। आप बहुत सुंदर से इसको याद रखेंगे। इस मिट्टी का रंग काला होता है, काली है तो काला होगा, जो इसमें उपस्थित अल्मुनियम एवं लौह अयस्क के कारण है। यह काला क्यों होता है? इसमें अल्मुनियम पाया जाता है और लोह यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण यह काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। आप इस प्रकार से आप बना लेंगे, बहुत सुंदर से याद हो जाए। जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के लिए भी नाम से आता है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। काली मिट्टी मुख्यतः ढक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से मिलता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी पानी ज्यादा धारण करता है। इस मिट्टी में मुख्यतः फसल कौन कौन होता है? गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती होती है। इस मिट्टी में क्या क्या चीज का खेती होती है? मुख्यतः गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती किया जाता है। इतना बात याद रखेंगे। लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें हम लोग, इस प्रकार के मिट्टी का विकास प्राय द्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा होती है। लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा होती है। लौहांश मतलब लोहा का अंश, लंश होता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं और लाल होता है। देख रहे हैं लाल मिट्टी, यहाँ देख रहे हैं ना, यह लाल मिट्टी आपको लाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ भी देखिए, यही इसी को हम लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। बहुत सुंदर से आप देखिए, यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह होता है। इसका विस्तार भारत के कुल भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है, उससे भी ज्यादा है। काली और जो जलोढ़ मिट्टी था उससे भी ज्यादा है इसका फैलाव भूमि पर पाया जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्रों में विस्तार रूप से मिलता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मिट्टी जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा मतलब मक्का, मूंगफली, तंबाकू आदि फसलों हो सकता है। यह सब फल नहीं है, यह क्या है? फसल है। तो आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था रहे तो यह सब फसल भी इसमें उगाया जाता है। आप बहुत सुंदर से देख लेंगे। आगे आइए, लेटेराइट मिट्टी आप देखेंगे हम लोग, यह भी मिट्टी इंपॉर्टेंट है तो यह भी पढ़ेंगे। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट होता है। आप देखे होंगे ईट जैसा, देख रहे हैं ईट का भुरभुरा है, ईट का फोड़िएगा तो ऐसा ही रहता है लाल जैसा, इसी को हम कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापन एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इस प्रकार के मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहां अधिक वर्षा होता है वहां पाया जाता है।
देखिए, इसलिए हम बगल में मिट्टी का सिंबल भी लगा दिए कि आप लोग पहचान सके। भारत में इन मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर फैला है। इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाला बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। यहाँ वर्षा अधिक होता है, समझ गए। इसके कारण वहां ह्यूमस और ताप, वर्षा दोनों, जहां ताप ज्यादा होगा वहीं वर्षा होगा। तो यहाँ तापमान अधिक रहने के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित हो जाता है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है एवं खाद एवं अन्य उर्वरकों का उपयोग करके इस मिट्टी में चाय, कहवा एवं काजू की खेती किया जाता है। इसमें अगर उर्वरक यानी खाद प्रयोग कीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो नष्ट ही हो जाता है तापमान और वर्षा के कारण, अधिक तापमान होने के कारण। तो इसमें क्या करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करके मिट्टी में चाय भी लगा सकते हैं, कहवा लगा सकते हैं, काजू की खेती किया जा सकता है। इसका मिट्टी का विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और पहाड़ियों के क्षेत्र में के लिए देखने को मिलता है। यह बात याद रखेंगे। अब यह स्टेट कहाँ कहाँ है आपको यह तो याद रखेंगे। भारत का मैप आपको लेकर, अब भारत का मैप तो आप बहुत सुंदर से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कुछ बच्चा का रिक्वेस्ट है, इसलिए हम लोग भारत के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है आपको यह भी हम इस वीडियो के बाद थोड़ा सा लाख देंगे और आप उसको आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और 2-3 आप ब्लैंक पेपर निकाल कर उस पर 2-3 बार लिखिएगा, सब स्टेट नाम आपको याद हो जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ है। बस इस वीडियो के बाद हम आपके ला लेंगे, तब आपको यह याद रहेगा कि लेटेराइट मिट्टी हम देंगे कर्नाटक, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कर्नाटक, अच्छा बेंगलुरु वन इधर है, दक्षिण भारत इधर है, केरल कहाँ है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु कहाँ, मध्य प्रदेश कहाँ है, बीचों बीच है, समझ गए, उड़ीसा कहाँ है, इस साइड पश्चिम बंगाल के बगल में। तो यह सब आपको ध्यान रहेगा, हम बताएंगे। अब आइए 5वां नंबर में मरुस्थलीय मिट्टी के देख लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी का कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ वर्षा नगण्य मात्रा में होता है। इस प्रकार की मिट्टी में लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यहाँ ह्यूमस रहित होता है क्योंकि वर्षा ही नहीं होता, अल्प वर्षा होता है, जहां वर्षा नहीं होगा उसी को मरुस्थल क्षेत्र कहता है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं उर्वरक की मात्रा न के बराबर होता है। खाद, उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था करके इस मिट्टी में चाय, कहवा और काजू लगा सकते हैं। देखिए, मरुस्थलीय मृदा और लेटेराइट मृदा में इसमें जब तक 2 चीज व्यवस्था नहीं कीजिएगा, कौन का, उर्वरक और सिंचाई का, तब तक चाय, कहवा और काजू का खेती नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी वही है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम होता है। इस साइड पश्चिम हम दिखाएंगे, किधर पूरब होता है, पश्चिम होता है, हम मैप लेकर आएंगे। पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सब आपको स्टेट दिखाना जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे। एक बार इसके बाद 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट का, वह जरूर देखेंगे आप लोग। चलिए आगे कह रहा है पर्वतीय मृदा। अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय मृदा क्या होता है। देखिए, कितना सुंदर से नीचे दिया गया, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, जो कि आपको समझने में बहुत सुंदर होगा, सहूलियत। देखिए, पर्वतीय मृदा ऐसे, देखिए पहाड़ पर्वत के बगल में है, यही मिट्टी होता है पर्वतीय। इस प्रकार के मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। प्राय यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होता है, लेकिन नदी के आसपास एवं जलोद पंखों में या पंखों में क्या होगा, जलोद प्रदेशों में होना चाहिए, जलोद मिट्टी में होना चाहिए। जलोद मिट्टी में ये मिट्टी उपजाऊ होता है, आसपास जलोद मिट्टी में ये मिट्टी उपजाऊ होता है। देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंस गड़बड़ है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन नदी के आसपास मिट्टी उपजाऊ होता है। इसमें जो नदी, जैसे यह देख रहे हैं पहाड़ के बगल में नदी बहते रहता है, यह नदी के आसपास जो भी यह मिट्टी पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी, वह थोड़ा सा उपजाऊ होता है। बस इतना याद रखेंगे, बीच में ये सब स्किप करते हैं। जहाँ ढलने पर फलों की बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का उत्पादन होता है। जहाँ ढलान है वहां पर फल का बागान एवं नदी घाटी में आलू चावल की भी खेती होता है। इतना बात की याद रखेंगे।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात को देख लेते हैं, बहुत सुंदर सी चीज को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है वह देख लेते हैं। भारत में कुछ कुल भूमि का मात्र 54% भूमि पर ही खेती होता है। भारत में अगर 100 एकड़ जमीन है तो मात्र 54 एकड़ पर क्या होता है, खेती होता है। इतना बात याद रखेंगे, 54 एकड़ पर यानी 54% भूमि पर खेती होता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर ही खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम खेती होती है। देखिए यह स्थान आपको बता देते हैं तो बहुत मजा आता है। अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको हम स्थान नहीं बताए कि कौन सी राज्य अपना मैप में लोकेशन उसका कहाँ है, तब आपको माइंड मैप बन जाता कि कहां कहां यह सब है। तो हम बनाएंगे, बहुत जल्द आपको बनाएंगे इस वीडियो में। पर्यावरण के संतुलन रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना आवश्यक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को संतुलन बनाए के रखने के लिए कम से कम कितना वन क्षेत्र होना चाहिए कोई भी क्षेत्र में, तो 33% होना चाहिए, याद रखें। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति भी बनाया गया, लेकिन आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही वन विस्तार। देखिए वन को बढ़ाने के लिए 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति भी लाया, लेकिन आज भी क्या कहते हैं 20% अधिक भूभाग पर वन का विस्तार नहीं है, जो चिंता की बात है। आगे ये मृदा अपरदन हम लोग पढ़ेंगे। मृदा का कटाव कैसे होगा, मृदा का बचाव कैसे, अपरदन मतलब होता है कटाव, मृदा का कौन सी होता है, कटाव कैसे होता है। मृदा को कटाव से हम लोग बचाएंगे भी हैं। अपरदन मतलब समझिए आप लोग, कटाव समझ गए। तो भूमि के ऊपरी सतह यानी पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी की कटाव कहते हैं। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है हवा या किसी अन्य कारण से, हवा या पानी के, देखिए जब पानी का करंट आता है, बाढ़ आता है, तो उसके कारण भी मिट्टी लेके जाता है, और हवा के कारण भी बलुई मिट्टी, देखिएगा ना जब आंधी तूफान आएगा तो बालू को यहां से लेकर बालू आपको सब बहुत दूर दूर तक ले जाएगा। तो इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, और ऐसा जगह जहां पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहां की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बढ़ जाती है, जो मृदा का अपरदन के रूप है। समझ गए। मृदा अपरदन क्यों होता है, हवा और पानी के कारण होता है। समझ गए। अगर पेड़ पौधा नहीं रहे, घास फूस नहीं रगल रहे, तो वर्षा के पानी के साथ भी मृदा अपरदन हो जाता है, मतलब मृदा एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारे हानियां होती है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती है, जैसे उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चली जाती है। अगर उपजाऊ मिट्टी यहाँ है और ये बहकर आगे चली गई तो दिक्कत है, हानि है कि नहीं, बढ़िया मिट्टी नहीं रह जाएगा, यह जमीन उपजाऊ नहीं रहती। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने की बहुत जरूरी है, और मृदा अपरदन को बहुत ही आसानी से भी रोका जा सकता है। इसमें कोई भी प्रयास करने की जरूरी नहीं है। अब मृदा अपरदन को हम लोग रोकेंगे कैसे, यह देख लेते हैं। अब बहुत आसान चीज है, तो क्या नहीं। अब देखिए मृदा अपरदन का कारण पहले देखिए, मृदा अपरदन होता क्यों है, यह बात आप समझिए। बाढ़ और आंधियों के कारण, आंधियों का आना, अगर बाढ़ आएगा तो भी मृदा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, आंधी आएगा तो भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यह एक कारण है, याद रखेंगे। मोस्ट वीवीआई सवाल है, मृदा अपरदन के कारण क्या है, क्यों मृदा अपरदन होता है, क्यों मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यह सवाल। और नियंत्रित पशुओं को चराना, अगर पशु चरा दे रहे हैं, पशु को खोल कर छोड़ दे रहे हैं, तो वह बहुत सा जाएगा जंगल में और बहुत सा छोटे छोटे पेड़ को कुचल देगा, खा लेगा, और पेड़ तो नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण वहां का वर्षा होगा तो वहां का मिट्टी भस के दूसरा जगह चल जाएगा। अगर पेड़ पौधा रहे तो उसका जड़ पकड़ के रखता है, मिट्टी को भागने नहीं दे देता है, यह भी एक कारण। वनों में अगर आग लग गया तो भी वहां क्या कहते मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेगा, तो वह अपरदन हो जाएगा। कृषि करने
कि वैज्ञानिक तरीका भी एगो है जिसके कारण मृदा का अपर्दन होता है, यह भी बात याद रखेंगे। कहिएगा सर वैज्ञानिक तरीका क्या है, क्या है? अब कहेगा वैज्ञानिक तरीका बताएगा कि अगर ज्यादा पैदावार लेना है खेत को ढाला नुमा रखिए, समझ गए, उसमें आर नहीं बनाइए। अब जैसे ही उसमें वर्षा होगा तो देखिएगा सब मिट्टी नीचे बहकर चल जाएगा। तो देखिए यह वैज्ञानिक तरीका से भी परेशानी हो सकता है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा अपर्दन को रोकने का क्या उपाय है, वह भी पढ़ेंगे। मोस्ट VVI क्वेश्चन, VVI समझिए, यह इसको भी आपको याद रखना है। 2-4 मजबूत मेड़बंदी एवं भूमि के समतल करेंगे। अगर जो भूमि नीचा ऊपर है तो उसको हम लोग पूरा समतल कर देंगे, जो कि कितनों वर्षा होगा तो धीरे धीरे पानी दूसरे खेत में जाएगा, लगातार ऐसे बह के नहीं जाएगा। और इस बगल में आर, जैसे कि घेराबंदी नहीं कहते हैं, उसको थोड़ा सा आर को मोटा कर देंगे, जो कि पानी सिर्फ जा सके, उसके मिट्टी नहीं जा सके। ठीक है, जीवाश्म खाद का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं जीवाश्म जो गोबर का सड़ा हुआ रहता है। पेड़ पौधे लगाना, वनस्पति उगाएंगे। पेड़ पौधा अगर लगाएंगे तो मिट्टी को पकड़ कर रखेगा तो भी नहीं मृदा संरक्षण हो, अपर्दन होगा। वन संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण करें, बाढ़ को भी नियंत्रण कर लेंगे और वन को भी लगाएंगे, वन को भी बढ़ाएंगे तो भी हमको मृदा का कटाव यानी अपर्दन को रोक सकते हैं। यह 2-4 बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखने के लिए आपको पूछा जाएगा, तो यह भी बहुत आसान से आप लोग लिख सकते हैं। निबंध मतलब तो आप जान रहे हैं, जैसे आपको बोलेगा गाय पर लेख लिखिए, जैसे आपको बोलेगा कि आप अपने स्कूल पर लेख लिखिए, तो उसके विशेषता लिखना है, क्या होता है स्कूल, क्या उसमें टीचर कितना है, आपको पढ़ाई कैसा लगता है। उसी प्रकार यह भी देखेंगे मृदा को रोकने के लिए, मृदा के बचाव के लिए क्या एक निबंध नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या कारण है, यही दोनों चीज लिख देंगे, हो गया निबंध। तो कैसे लिखेंगे? मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो उपाय या कदम उठाए जाते हैं उसे भू संरक्षण कहा जाता है। क्या बात है, भू संरक्षण या हम यहां बताए थे अपर्दन, दोनों एक चीज है। भूमि को संरक्षण कैसे करेंगे उस पर निबंध लिखने की, भूमि को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, तो भूमि को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे जब उसको अपर्दन से रोकेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोकेंगे, तो कैसे रोकेंगे? उसके लिए हम लोग विभिन्न क्रियाकलाप करेंगे जो कि स्थानांतरित नहीं हो, मिट्टी एक ही जगह रहे, उसी को भू संरक्षण कहेंगे। आप इतना बात बहुत लाजवाब तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखिए, लिख देंगे तीव्र हवा, मतलब बहुत तेजी से हवा, तीव्र वर्षा, सॉरी बच्चों, पहले क्या है? तीव्र वर्षा, तेज हवा, हिमानी और सामुदायिक लहरें, वनों की कटाई, अतीत पशु चरण, मतलब अत्यधिक पशु को ऐसे चराना बंद कर देंगे, उसको बांध के चराएंगे, पकड़ के चराएंगे। खनन, रसायन का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का क्षरण होता है, अतः हम मानवों का यह परम कर्तव्य बनता है कि ऊपर वर्णित सारे गतिविधियों और घटनाओं पर यथासंभव रोक लगाया जाए, साथ ही साथ आसपास की बेकार पड़ी जमीनों पर घास एवं पौधे लगाए जाए। फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। इतना बात कितना सटीक और आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक कर भी एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से लिख सकते हैं। बिना पढ़े लिखे आप नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखिए, पढ़िए, तभी होगा। हम आपको 4 बार बताएंगे, समय आपका बर्बाद होगा, और भी कुछ पढ़ना है। देखिए, कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए एक एक चीज के, तभी आप टॉप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आप बहुत चीज पढ़िए, पढ़ते रहिए, ई कोचिंग पढ़िए, वो बोर्ड से पढ़िए, वह चैनल से पढ़िए, यह चैनल से, आपको मन हुआ हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कहिएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वह सर कुछ कहता है। अरे भैया, आधा बनाना है। हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपको अच्छा करना है तो आप यही कीजिए कि कम चीज को बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, जबकि आंख बंद कर नहीं लिखने, तब तक पढ़ते रहिए।
समझ गए। लेकिन पूरा सिलेबस कीजिए, हमने आपसे वादा किया था अक्टूबर तक आते आते समाप्त कर देंगे, 10वां महीना आते आते तो जरूर ही आपका पूर्ण सिलेबस समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे एकदम A to Z। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट, कोई शॉर्ट नहीं, शॉर्ट 1 अक्टूबर के बाद एग्जाम, स्पेशल 1 अक्टूबर के बाद। हम अभी आपको कुछ नहीं, पूर्ण रूप से सिलेबस खत्म करेंगे। और जो बच्चा नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट देखिए, A to Z सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनाया है, 1 to 1 विषय का पढ़ाया है, और कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, कोई भी जाकर देख लीजिए। उसमें आपका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, जाकर देख लेंगे तब आप आएंगे। देखिए आगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का ठहराव, मतलब संचयन मतलब ठहराव, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण मतलब उसका बचाव, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति करने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ हो जाती है। अब आपको हम बताते हैं समोच्च कृषि कहते क्या है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, बहुत सुंदर से लाजवाब तरीके से दिख रहा होगा यहाँ खेती। यह पहाड़ी क्षेत्र में होता क्या है, यह बीच बीच में देख रहे हैं यह घास है, यह क्या है खेती करता है लोग, बीच बीच में घास लगा देता है, यह घास है, यह घास है, यह घास है, बीच बीच में खेती होगा। इससे होगा क्या, जो भी वर्षा की जल होगा अब इसमें रुक जाएगा। ये दोनों बगल तो मेयरबंदी है, समझिए घास है, तो इसमें मिट्टी का अपर्दन भी नहीं होगा वर्षा जल भी संचय हो जाएगा, जिससे कारण भूमिगत जल भी यहाँ पूर्ति हो जाएगा। यहाँ जल का ठहराव होगा तो कुछ ना कुछ स्थान से जल आपके अंदर जाएगा, भूमि के अंदर। इसे ही सब क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। आप जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, आपको इतना भी लिख दीजिएगा चल जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं कि भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करने के साथ साथ, उतना नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लिखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। समझ गए, समोच्च कृषि कहते हैं। देखिए सीढ़ी नुमा है ना, ऐसे खेती की जाती है, उसे हम समोच्च कृषि कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत सुंदर से, उम्मीद रखता हूं कि याद भी रहेगा। आगे पढ़िए। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। देखिए आप जहां हवा ज्यादा बहता, पवन मतलब हवा, जहां हवा तेजी से बहता है वहां कौन सी कृषि की पद्धति मतलब स्टाइल, क्या पद्धति अपनाई, सिस्टम होता है, पद्धति मतलब सिस्टम एक तरह के कहेंगे, सिस्टम अपनाई जाती है, वह आप लिखिए। बहुत आसान से हम कह सकते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, अपर्दन मतलब कटाव, पवन के द्वारा जो कटाव किया जाता है मिट्टी, उस क्षेत्रों में पट्टिका की स्थिति श्रेष्ठकर होता है। कौन सी स्थिति खेती किया जाता है, पद्धति पट्टिका की स्थिति। देख रहे हैं पट्टिका वाइज नहीं है, देखिए यहाँ खेती है, यहाँ पट्टी है, यहाँ पट्टी है, यहाँ खेती। हवा आएगा तो यहाँ तो रोक लेगा, यहाँ रोकेगा कि नहीं रोकेगा, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास फूस है तो जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो इसलिए पट्टिका खेती यहाँ श्रेष्ठकर है, मतलब अच्छा है। इसके अंतर्गत फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। इसके तहत रसायन का उचित उपयोग कर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों को सतत उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आने लगता है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केचुआ और अन्य सूक्ष्म जीवों हो सकते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे बहुत सुंदर से। तो एक ही लाइन का तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात आप याद कर लेंगे।
समझ गए, समझ लेंगे। भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा का क्या विशेषता है, नदी डेल्टा का कौन सा भाग में विकास हुआ यह बताना है, और इसका क्या मृदा का क्या विशेषता है ये भी बताना है, बता सकते हैं। भारत में नदियों का देश है, भारत कैसा देश है, एक नदियों का देश है, यह बात आप जान रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुना, बहुत सा दामोदर, कोसी सब नदी यहीं पर है, समझ गए। फलतः विभिन्न भागों में नदियों का डेल्टा का विकास हुआ है। मतलब नदी का डेल्टा क्या होता है कि जैसे गंगा नदी बह रही है तो उसके साथ तो मट्टी भी ले जा रही है। सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि अपन पश्चिम बंगाल के बगल में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जाकर आप देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा उसको माना जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन के डेल्टा। जो नदी डेल्टा, आपको कोई पूछ देगा डेल्टा क्या है तो आप कहिएगा नदियों के द्वारा जो मट्टी बहाव के साथ कहीं जाकर एक जगह जमा हो जाता है उसे ही हम डेल्टा कहते हैं, जो आपको यहां पढ़ना नहीं है लेकिन हम आपको बता दिए, ठीक है। इसमें मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान एवं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। यह याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण क्या होता है हम आपसे वादा की है तभी हम बताएंगे। इस वीडियो के बाद एक वीडियो लाएंगे थोड़ा सा, आप उसको देखना नहीं भूलेंगे, जरूर आपको मिलेगा। आपको इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आपको इसके बाद समझ गए। उसका सीरियल नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ भारत का मैप हम लिखकर आपको डाल देंगे, ठीक है। प्रधानता होती है जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी का गहन कृषि होता है। यहाँ का वो मिट्टी जो होता है जो नदी के द्वारा बहा कर लाता है वह बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसलिए उसमें गहन कृषि की जाती है। मतलब अच्छा से कृषि की जाती है, 2-2, 3-3 फसल उगा लिया जाता है, इसे हम गहन कृषि कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। अब फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। देखो, मृदा संरक्षण के बहुत जरूरी है फसल चक्रण। दो फसल के बीच में एक तीसरा फसल लगाएंगे नहीं तो उसे हम फसल चक्रण कहते हैं, जिससे नमी बरकरार रहता है, जो आपका मृदा रहता है सुरक्षित रहता है। सॉरी बच्चों, सुरक्षित रहता है। तो वही चीज लिखा हुआ, फसल चक्रण दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय में बचत के साथ साथ एक ही बार कई प्रकार के फसल उत्पादित हो जाती है। ये जाते हैं, इतना बात याद रखेंगे। देखिए, फसल बदल बदल के लगाइएगा ना, देखिए हर फसल की हर चीज जरूरी होती है। जैसे कोई फसल को ज्यादा नमी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, कोई फसल को कम पानी चाहिए। इससे आपके जो मिट्टी है ना उसमें उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगा और कभी भी उसमें केमिकल देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिए, आपका मिट्टी सुंदर रहेगा। इसलिए फसल बदल बदल कर रोपिए, लगाइए। आगे हम कह सकते हैं जलाक्रांति, जलक्रांतता। जलक्रांतता क्या है, मतलब जल होता है, क्रांतता मतलब क्रांति। जहां अत्यधिक जल हो उसे हम जल क्रांतता कहते हैं। देखिए कितना आसान है। जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपर्दन में इसकी क्या, देखिए वहां मृदा अपर्दन में बहुत पूर्ण इसका भूमिका। जब जहां दलदल है वहां वर्षा होगा तो मट्टी लेके साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं। किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने अथवा अधिक सिंचाई से आवश्यक से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। इस परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिसे जलकरणता यानी वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग कहते हैं मतलब जहां पर आप पानी बार बार दीजिएगा नहीं वहां देखिए दलदल हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, जलक्रांतता कहते हैं। आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए। मिट्टी अपर्दन में इसकी निम्न भूमिका है, किसकी, जल क्रांतता का। इसमें दो क्वेश्चन है इसकी, इसलिए मिट्टी अपर्दन में क्या भूमिका है, इसकी निम्नलिखित भूमिका है, आप लिख सकते हैं। जल क्रांतता से मिट्टी में उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। एक की जगह जल बहुत रहे तो उसमें उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, समझ याद रखें। खनिज आधारित उद्योगों में चूना, पत्थर, खरिया आदि के पीसने से भूमि पर जो परती बनती है
उससे मिट्टी अपर्दन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिट्टी अपर्दन कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो भूमि और जल दोनों में प्रदूषण और अपर्दन का कार्य करती है। इतना बात याद रखेंगे तो काफी है, विशेष याद नहीं रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद देखिए दो बार लिखे भी, बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। स्पष्ट कीजिए। देखिए इस कहने का मतलब क्या है, भारत में अत्यधिक पशु है, पशु तो बहुत है, हर ग्रामीण में जाइएगा तो हर घर में एक गाय जरूर, समझ गए, लेकिन तब पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान नहीं। इसलिए है गैया खाता है ज्यादा, जैसे देसला जो भी है भारतीय गाय, वह नस्ल बहुत कम दूध देता है, खाना तो सेम खाता है, जिसके कारण उसमें खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो कैसे अर्थव्यवस्था में योगदान देगा? नहीं देगा। वही चीज लिख देंगे। देखिए लिखेंगे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यहाँ तो कृषि प्रधान देश है। वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देश में शामिल किया जाता है। यहाँ अगर पशु गिनती कीजिएगा ना, पूरे विश्व से ज्यादा होगा, परंतु स्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको बढ़िया से खाना पीना नहीं मिलने से यहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारी देश में गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध करती है। विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध करती है तथा इसका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। इस कम दूध और अत्यधिक भोजन या चारा देने से भारतीय कृषक यानी कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे नहीं बढ़ पाते। समझ गए? क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? अधिक खाना खाता है, कम दूध देता है, तो क्यों आगे बढ़ेगा? इसी अर्थव्यवस्था नगण्य नहीं रह जाता है। इतना बात लिख देंगे। आइए, खादर और बांगर क्या है, बहुत सुंदर से हम लोग समझते हैं। देखिए खादर मिट्टी क्या होता है पूछा जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। इतना ही लिख दीजिएगा तो चलेगा, बाकी आप पढ़ लीजिए, नोट में लिख लीजिए। पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, बाकी जो भी लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। यह उपजाऊ नहीं होता है। नए जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जो नदी के किनारे होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, याद रखिए। आगे आइए, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद यह पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस अब पढ़ लेते हैं। भारत में उच्चावक्ष भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? मिट्टी को क्या भागों में बताए हैं? हम बताए हैं आपको 6 भाग में। याद रखें, काजू की खेती किस मिट्टी में होता है? लेटेराइट मिट्टी में बताए हुए। इसलिए हम बोले आपको याद करने के लिए जितना भी सवाल अभी बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा गया सवाल है। देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार है? तो 27%। यह भी हम आपको शुरू में बताए थे। विश्वास नहीं है, बता देते हैं आपको। देखिए पठार है, अभी हम बताते हैं। देखिए हम आपको यहाँ बताए थे, शुरू में बताए। देखिए कितना प्रतिशत पर पठार है? 27%। मैदानी भाग 43%। पर्वत कितना भाग है? 30%। यह सब चीज आप बहुत सुंदर से लाजवाब तरीके से आप लोग याद रखेंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं। समझ गए? बहुत सुंदर से याद रखेंगे। आगे आइए, यह हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर, देश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी भाग है? देखिए 43%। देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार है? सब याद रखेंगे, अभी दिखा है। उत्तर भारत के मैदान किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है, याद रखेंगे। उत्तर भारत में अधिक नदियां हैं, इसलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी कितना हेक्टेयर में फैला है? तो देखिए यह बोले ना हम आपको अलग करके रखने के लिए, रखिएगा। भारत में काली मिट्टी लगभग कितना हेक्टेयर में थे? 6.4। काली मिट्टी स्थायी नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? रेगुन मिट्टी है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति को कहां से हुआ है? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, याद रखेंगे। लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट होता है, याद रखेंगे। लेटेराइट का कौन भाषा से हुआ? ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ होता है लेटर शब्द हुआ, जिसका अर्थ होता है ईट होता है, तब याद रखें। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। सबसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आप कहिएगा अल्मुनियम एवं लोहा के
ऑक्साइड के कारण, लोहा के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह तो आपको याद करना ही चाहिए। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया। आगे ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में कितना प्रतिशत भूभाग का उपयोग हो रहा है? तो 93% भूभाग का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बाकी 7% का नहीं। याद भी रखेंगे, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33%। हम बताए थे कि यह मोस्ट भी आई सवाल। पंजाब एवं हरियाणा में कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है? तो 80%। यह भी हम सब कुछ इसमें जितना चीज लिखा गया है ना, उतना चीज का आप नोट बना लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई सवाल आपका नहीं छूटने वाला। आगे ये अंडमान निकोबार में कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है? मात्र 10% पर याद है। राष्ट्रीय वन नीति कब 52 में लाया था? मानव ने कि 95% की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? भूमि से होती है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत। पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? समोच्च कृषि से। समझ गए? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कैसी कृषि श्रेष्ठकर होता है? पट्टिका कृषि। कैसा होता है? पट्टिका कृषि से पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि श्रेष्ठकर होता है। पढ़ चुके हैं। मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी उपाय क्या है? वृक्षारोपण। सबसे बड़ा उपाय क्या है? मृदा को बचाना है तो वृक्षारोपण आप लोग करिए। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो खंड क में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग आएंगे दूसरी चैप्टर, कहिए चैप्टर 1 का ही तीसरा भाग खंड ख हम लेकर आएंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।